सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्दा शुएब और मैं हूँ तलहा जतोई और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। काम काम काम, दिन रात करें हम काम, और काम से थक जाएं तो भी करें हम काम। ये हमने अमूमन मजाक में ये चीज़ें बातें सुनी तो हैं, लेकिन ये कायद-ए-आज़म का कौल भी है कि काम काम और सिर्फ काम। लगता है कि इस कौल को बाकायदा प्रूफ करने का या इसकी मिसाल कायम करने का ज़िम्मा हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ ने उठाया है। वैसे तो उनको सिर्फ 3 दिन हुए हैं वज़ीर आज़म का चार्ज संभाले, लेकिन वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहे हैं और मुस्तकिल काम 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 करते दिखाई दे रहे हैं। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने यकीनन ये पैगाम पूरी कौम के लिए दिया था। उन्होंने तो खैर डेमोक्रेसी भी नहीं दी थी, उन्होंने प्रेसिडेंशियल निज़ाम दिया था। न जाने क्यों हम डेमोक्रेसी पे आ गए प्रेसिडेंशियल निज़ाम को छोड़ के। लेकिन एट द सेम टाइम काम काम काम, दिन रात करें हम काम, ये हम कहते तो आए हैं, करते कितना है ये भी हम सब जानते हैं। अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें तो हकीकत आया है। और रमज़ान में तो और कम काम करते हैं हम कि भाई रोज़ा है रोज़ा है रोज़ा है, काम कम करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आते ही पहले पैसे बढ़ाए, मुराद बढ़ाई, पेंशन बढ़ाई, वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने का उनका तीसरा रोज़ है। तीसरे ही दिन वो कराची आ गए हैं और जिस तरह ये आमद हुई है, रास्ते में जहाज़ में भी बज़ाहिर वक्त नहीं ज़ाया किया गया, जहाज़ में भी वो मीटिंग्स करते हुए आए, जिसकी तस्वीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर पर जारी की। अब चाहे नून लीग के मुखालिफिन उसे दिखावा कहें या ये बात वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ की काम की स्पीड काफ़ी वाकई तेज़ है और यकीनन स्पीड को हम डिस्कस करेंगे, उनकी कारकर्दगी को भी डिस्कस करेंगे आने वाले वक्त में। पहले नज़र डालते हैं बड़ी खबर पर। हुकूमत की तब्दीली के बाद बहुत कुछ बदल गया। वज़ीर आला सिंध खुद वज़ीर आज़म के इस्तकबाल को पहुंच गए। सालों बाद गवर्नर हाउस के बजाय वज़ीर आला हाउस में मुलाकातों का मरकज रहा। क्या यह तब्दीली कराची की किस्मत भी तब्दील करेगी? लोटा क्यों कहा, पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने शहरी को पीट डाला। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है। पीटीआई हुकूमत खजाने में कितने अरब छोड़ कर गई। सोशल मीडिया पर बुलंद-बांग दावों की हकीकत क्या है, आज सच से पर्दा उठाएंगे। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अमेरिका में एयर बलून सेकंडों में आसमान से जमीन पर आ गिरा, लेकिन मुसाफिर महफूज रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज का दिन सियासत के मैदान में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि आज से वो सड़कों पर निकलेंगे। और हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब भी सड़कों पर निकलते हैं बड़ा शोर शराबा करते हैं, पूरे पाकिस्तान को अपने सर पर उठा लेते हैं। और अब पीटीआई की शहर शहर मुजाहरे ने तो पहले ही अब काफ़ी शोर मचा रखा, लेकिन आज कप्तान खुद मैदान में उतरेंगे। वो तहरीक इंसाफ के गढ़ पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में हैं और ये दौरा इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी अरसे बाद वज़ीर आज़म के तमाम इजलास गवर्नर हाउस के बजाय वज़ीर आला हाउस में हो रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म MQM के मरकज़ बहादुराबाद भी जाएंगे, जहाँ इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश होगी। इस सारी सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे। यकीनन काफ़ी अपडेटिंग सूरत हाल है, काफ़ी अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। जी अमजद, बताइए क्या बताएंगे आप? देखिए तला वज़ीर आज़म आज कराची पहुँचे हैं। तीसरा रोज़ है उनको वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाले हुए और जैसे ही वो कराची पहुँचे सबसे पहले उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है। जो उनके तादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के जो रहनुमा हैं वो भी उनके साथ थे। उसके बाद वो CM हाउस गए हैं, जहाँ उन्होंने कराची के तरक्याती पैकेज के हवाले से जो मामलात हैं उन पर एक इजलास की सदारत की है। MQM के रहनुमा
माफ़ कीजिएगा खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, मुराद अली शाह और जो दीगर रहनुमा थे वो CM हाउस में मौजूद थे। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहादराबाद में MQM के मरकज़ का दौरा करेंगे। MQM के मरकज़ पर उनकी क्या बातचीत होगी? रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन हमारे साथ हैं, सलाउद्दीन से जानने की कोशिश करते हैं। सलाउद्दीन साहब फरमाइएगा, वज़ीर आज़म आ रहे हैं 1 महीने 5 दिन में, ये दूसरे वज़ीर आज़म हैं जो बहादराबाद आएंगे, क्या तवक्कुआत हैं शहबाज शरीफ से? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कराची में MQM के इस हेड ऑफिस की जो अहमियत है इसका आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली आई हैं, इस 1 महीने में दूसरे ये वज़ीर आज़म हैं। एक साबका वज़ीर आज़म वो भी आए थे अपनी सियासी मदद के लिए इस ऑफिस पे, और अब एक जो 3 रोज़ पहले नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं वो भी इस ऑफिस पर आ रहे हैं, और यहाँ हमारे जो राब्ता कमेटी है उनसे मीटिंग करेंगे। यकीनन ये मुलाकात, एक तो पहले बाद में कि कहूँ कि इस बात से हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने के बाद ही तीसरे रोज़ ही उन्होंने फ़ैसला किया कि कराची का दौरा करें, ना सिर्फ कराची का दौरा करें बल्कि यहाँ की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसका मैंडेट कराची का, जिसके पास हमेशा रहा है और आज भी हम इसका दावा करते हैं कि उसके ऑफिस का ना सिर्फ विज़िट करें, और उनसे तवक्का है कि चूँकि इस वक्त मसाइल तो हैं बहुत ज़्यादा, और इस वक्त मैं समझ सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो एक सियासी बेचैनी जो पैदा कर रखी है मुल्क में उसका ख़ात्मा होना चाहिए। जो माशी हालात हैं इस वक्त बहुत इंतहाई हद तक माशी हालात जो साबका हुकूमत छोड़ के जा रही है इनके लिए, वो मैं समझता हूँ कि MQM का एक कारकुन होने के नाते से, और MQM का एक माजी में भी रहा हूँ MNA या दूसरी ओहदों पे, और अभी भी मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मैं समझता हूँ कि हमें दिलचस्पी नहीं है कि हम वजारतें लें या गवर्नरशिप लें। राइट, हमारे नुमाइंदे में अपडेट है, उनके साथ MQM के सीनियर रहनुमाई मौजूद थे और उनके बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे थे और बड़े खुश थे कि इतने कम वक्त में दूसरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं MQM के मरकज़ बहादराबाद में। वर्दा, लेकिन मुझे जिस बात में बड़ी तशवीश है कि मैंने जब 16 निकाती वो एजेंडा पढ़ा जिसके ऊपर MQM और पीपल्स पार्टी ने इश्तराक किया था और इत्तेहादियों ने इश्तराक किया था कि आप हमें वोट देंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, तो उसमें बड़ी बुनियादी बातें थी, हमने डिस्कस भी की थी शो में। कराची में ट्रांसपोर्ट देंगे, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, टंडो मोहम्मद खान में अस्पताल बनाएंगे, कोटा सिस्टम सही करेंगे। सैडली MQM ने अगर पाकिस्तान ने खासतौर पे कराची के हालात बेहतर करने होते तो वो कर चुके होते। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? दुआ ही कर सकते हैं तलहा कि मैं चाह रही थी कि अगर हम किसी से बात कर सके तो मुझे पता चले कि सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट किया जाता है, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंध ही निगलेक्ट होता है, स्पेशली कराची टूटी हुई सड़कें, बिजली का रोना, गैस का रोना, टूटी हुई सड़कें, पानी का निकास का इंतजाम नहीं, पीने को साफ़ पानी नहीं होता, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें सामना करना पड़ता है इन चीज़ों का। लेकिन अफसोस के साथ ये सब दावे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तमाम पार्टीज दावे करती हैं कि हम करेंगे, हम काम करेंगे, हम कराची में काम करेंगे, लेकिन हमें जो दिखता है कि वो नज़र नहीं आता कुछ। 2 करोड़ के ज़ायद आबादी है कराची शहर की, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है कराची। कराची पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी है। एक दौर था जब इसे तिजारती दारुल खिलाफा कहा जाता था, फाइनेंशियल हब है। आपकी तमाम तर फाइनेंशियल इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल हब्स, फाइनेंशियल हेड ऑफिस कराची में पाए जाते हैं। सी पोर्ट आपका कराची में है। कराची की जो स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, वो भी हेड ऑफिस है। लेकिन अफसोस के साथ कराची को उसका ड्यू शेयर किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। सबसे ज्यादा टैक्स भी कराची शहर से ही दिया जाता है। 60% आपका रेवेन्यू जो जनरेट होता है पाकिस्तान का वो कराची से होता है। बट सैडली बड़े अफसोस की बात है कराची में ना सड़कें हैं। अगर आप कराची को कंपेयर करें लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, तो आपको मालूम पड़ेगा पेशावर भी कराची से आगे निकल चुका है, वहां पर बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी, सीनियर तज्जियाकार। समी साहब, बड़े अरसे बाद आपके साथ बात हो रही है, यकीनन बड़ी खुशी भी हो रही है मुझे इस बात पे। ये बताइए कराची का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? क्या हमारी तकदीर बदलेगी कराची वालों की, कराची शहर की? इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहा है और लोग बाहर निकल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जनाब हमें ये गुलामी नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहिए। और इसलिए पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि एहतजाज का सिलसिला है। इस वक्त मैं पेशावर में हूँ और उस जलसा के सामने
खड़ा हूँ साला, जहाँ पर अभी रात को इमरान खान ने आना है और अभी झंडे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जाहिर है अफ्तारी के बाद ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन अभी से जो हमें शहर आ रही है उस पर जोश है, नौजवान है और बहुत एक बड़ी तादाद तवक्को की जा रही है कि इस जलसे में आएगी। राइट वैसे जो पिछला जलसा था समीर साहब, यकीनन आपने उसको भी कवर किया था। आप हर जलसे के ऊपर नजर रखते हैं, तो पिछले जलसे के ऊपर पीटीआई के दावे ये थे कि हमने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, इतने लोग आज तक कभी नहीं आए थे। डू यू थिंक कि आज उससे बड़ा होने जा रहा है या उससे कुछ कम होगा समीर साहब? नहीं, मुझे लगता है कि लोग जो है ना जलसे में इन्वॉल्व हैं। देखिए, मैं नंबर गेम में नहीं जाता, वो तो जब जलसा होगा फिर पता चलेगा। लेकिन ये बात हमने महसूस की है कि लोग चार्ज हो गए हैं, लोग इन्वॉल्व हैं। yes. और लोग जो खान साहब की जो बात है उसको सुन रहे हैं और यहाँ पर वो अपना हिस्सा डालने के लिए आ रहे हैं। मेरी जिससे भी बात हुई है उन सब ने ये कहा है जी कि जो खान साहब ने कहा है वो हकीकत है और हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं या कहते हैं कि अगर कानून और आइन की आपने इस बालादस्ती करनी है, एक इंडिपेंडेंट आपने खारजा पॉलिसी रखनी है, तो फिर किस तरह आप एक ऐसा शख्स जो कन्विक्ट हो उसको सफारती पासपोर्ट दे सकते हैं? किस तरह आप प्रोटोकॉल दे सकते हैं जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हों? जब तक फैसला नहीं होगा तब तक अगर आप किसी ऐसे शख्स को इक़्तिदार में बिठाएंगे तो वो तो अपने केसेस पर इन्फ्लुएंस करेगा, वो तो बरी हो जाएगा, पूरे निजाम को हॉस्टेज बना लेगा। तो ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है या जो बनाया गया है, ये कोई आइन और कानून की बात नहीं है। अगर कोई ये क्लेम करता है कि ये आइन और कानून है तो पाकिस्तान के लोग उसे रिजेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के लोग उसे मुस्तरद करते हैं। ये सेंटिमेंट है, हर तरफ जो लोग आ रहे हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जो भी इस पे आ रहा है इस कारवान में, वो यही डिमांड कर रहा है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी, हम गुलामी ख़त्म करना चाहते हैं, हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे, हमें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर है। तो वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल बड़ी सिंपल बात करते हैं लोग जी। समीर साहब, आपको नहीं लगता कि पीटीआई को असेंबली में रह के मुकाबला करना चाहिए था, जबकि उन्होंने रेजिग्नेशंस दे दिए, और इस तरह के जलसे रोडों पे करना इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट जा रहा है हमारे मुल्क का, कि कहाँ से हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि आए दिन जलसे हो रहे हैं? अभी तो इसका सिलसिला तो जारी रहेगा मुस्तकिल। देखिए, जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ अबाउट विल ऑफ पीपल, और ये आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन खान साहब का, इमरान खान का जो इस पर जो नज़रिया है वो यही है कि ऑपोजिशन के होने की वजह से वो हर उस चीज़ को लेजिटिमेसी देंगे, क्योंकि नंबर के गेम पर ये जो एक इम्पोर्टेड नंबर है उस पर वो हर लेजिटिमेसी मिलेगी उस चीज़ को जो इलीगल है। तो इसलिए इस वक्त मुतालबा इंतखाबात का है और हम सारे बाहर सड़कों पे जाके लोगों को ला रहे हैं। अच्छा, ये पुरअमन एहतजाज हैं। आप देखें, इतवार को भी अभी ये जो 2 दिन पहले भी जो हुआ था, सारा जलसे और जुलूस हुए, कहीं पर एक गमला नहीं टूटा, कहीं पर एक पत्ता नहीं टूटा, सारे पुरअमन लोग, और वो आके एहतजाज कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में एक नई चीज़ है। और एहतजाज जमहूरियत का हुस्न ही ये है, डेमोक्रेसी, लोग पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अनडेमोक्रेटिक टू प्रोटेस्ट, दैट इज़ आई थिंक in accordance with the spirit of the democracy। जी समीर साहब, ये बताइए कि हमें याद है, तारीख गवाह है, बीबी की शहादत जब हुई थी तो उसके बाद एक सिंपैथी वोट मिला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इस वक्त भी इमरान खान साबिक वजीर आजम एक तरीके से शहीद कार्ड यूज कर रहे हैं कि मेरी वजारत शहीद हो गई इंटरनेशनल पावर्स की वजह से। डू यू थिंक यहाँ पर भी सिंपैथी वोट बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा? नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये कोई सिंपैथी वोट नहीं है। यहाँ पर लोग कोई तरस खा के या हमदर्दी के लिए नहीं आए। एवरीवन सेज कि हम यहाँ अपने हक के लिए आए हैं। फैमिलीज़, मैं पिंडी इस्लामाबाद में जो मैंने देखा, ख़वातीन, बच्चे, और वो जो फैमिलीज़ थी वो कह रही थी कि हम अपने हक के लिए निकले हैं। ये कोई सिंपैथी का वोट नहीं है, ये लोग अपनी आज़ादी के लिए निकले हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पर मैं ये खड़ा हूँ इस वक्त पेशावर में, ये एक तरफ कबूतर चौक है और दूसरी तरफ मोटरवे चौक है। अब कबूतर चौक जो है उसके सामने बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक मदरसा है, और जहाँ पर वो उनके बच्चे भी हैं, और उनके सामने बिल्कुल जलसागाह है। लेकिन मैं यहाँ पर लोगों को इश्तियाल में नहीं देखता, लोग गुस्से में नहीं हैं,
एक टॉलरेंस है, अपने राइट के लिए आए हुए हैं। वो नारे लगाते हैं उधर देख के डीजल डीजल डीजल, बट नोबडी इज वायलेंट। कोई बंदा कोई पत्थर नहीं फेंक रहा, कोई बंदा किसी को गाली नहीं दे रहा। ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हम ताकतवर लोगों को, उन तबकों को जो नजर नहीं आ रहा है, ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि पाकिस्तान अब आजाद होगा। ये जो रात की तारीकी में जो फैसले होते हैं, इन फैसलों को हम कबूल नहीं करते। बिल्कुल सही। ये आप सुन रहे हैं कि ये लोगों को एक पैगाम गुज़िश्ता रोज एक होटल की लॉबी में खाना खाने के दौरान, एक दावत के दौरान भी मिला था। नूर आलम खान की ग्रल हुई भी है सोशल मीडिया पे, कुछ हाथापाई भी हुई है, तल्ख कलामी भी हुई है, तू मैं भी हुई है। बोल बस में आपको वीडियो दिखाते हैं, समी इब्राहिम साहब से उस पर कमेंट भी लेंगे, वीडियो देखिए। राइट, हम आपको ऑडियो इस वक्त नहीं सुना सकते अपने व्यूअर्स को, क्योंकि यकीनन बहुत सारी तलकलामी, गलत लैंग्वेज यूज़ की गई है, गालियां दी गई हैं। आप देख सकते हैं नूर आलम साहब खुद नूरा कुश्ती में मसरूफ़ हैं, खोखर साहब भी आगे बढ़ते हैं, एक दो मुक्के उन्होंने भी मारे। यकीनन इन सियासतदानों को सोचना चाहिए। समी इब्राहिम साहब, ये जो वीडियो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पे, आपके पास इस्लामाबाद से तकरीबन हर खबर आती है और डिटेल से इन डेप्थ आती है, आपके पास क्या अपडेट है सर? हु स्टार्टेड द फाइट, किसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ? और यकीनन मुनहरिफ अरकान को ये सिलसिला क्या मजीद देखना पड़ेगा? लोग इसी तरह इनको कन्फ्रंट करते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि तुमने अपना ज़मीर बेचा? देखिए, झगड़ा जो बात है उसका जवाब आप बात से देते हैं। अगर किसी ने कोई किसी को लोटा कहा तो वो आगे से कह सकता है भाई मैं लोटा नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है, या वो कह सकता है कि आप पपेट हो। लेकिन मारना एक बुजुर्ग आदमी को, जी हाँ, ये किसने शुरू किया? ये शुरू नूर आलम ने किया। ये अब आप देखें, ये सेनेटर जो हैं मुस्तफ़ा खोखर, उन्होंने, और देखिए मुझे बड़ी हैरत है, वहाँ पर नदीम अफजल चंद थे, फैसल करीम कुंडी थे, हमारे जंग के MNA शेख वकास अकरम थे। तो ये जो मारपीट हुई ये तो उन्होंने ही शुरू की, और फिर मारने पीटने के बाद अब क्योंकि हुकूमत इत्तेहादियों की है, अब पुराना पाकिस्तान है, तो उसमें उन्होंने पर्चा भी उसी बूढ़े शख्स पर करवाया। तस्वीर हमने आप रात भी दिखाई कि वो पुलिस आके उनको सलामी दे रही है। मुझे ये बताइए कि कोई गरीब आदमी जो है वो ये रात को 12 बजे, कभी आप अपने लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट खुलवा के दिखा दें, मैं आपका सारी जिंदगी गुलाम रहूंगा तलाजतोई। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, लोगों ने इसको देख लिया है। खान ने एक्सपोज कर दी है जो मुनाफिकतें हैं यहाँ पर इस सिस्टम की, सबको। ये देखिए, सुन रहे हैं आप, लोग कह रहे हैं सबको नंगा कर दिया है। अब ये बयानों से, धमकी अमेज बयानों से ये पर्दा नहीं डाल सकते। पीपल आर ऑन द स्ट्रीट, और ये बढ़ेगा। तलहा मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये जज्बा लोगों का, ये गुस्सा लोगों का बढ़ेगा। एक ही हल है, इंतखाबात, फेयर इंतखाबात। अगर वो नहीं हुए, ज़बरदस्ती किसी ने अपनी विल मुसल्लत की, तो फिर ये सोसाइटी में डिवीजन है, और हमारे वो तबके जो अवाम की हमायत और ताकत से ही ताकतवर होते हैं, वो उनको नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता उनको मायूसी हो सकती है। सो दिस इज़ ए वेरी वेरी सीरियस बैटल गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो एक जंग है नज़रिए की, और वो नज़रिया ये है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और ये आप देख लें, ये लोगों का नारा है, ये लोगों का नारा है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब सेड। और हम ये जम्मे गफीर लोगों का देख सकते हैं, जज्बात पेशावर के लोग सुन सकते हैं। और यकीनन आपने सही कहा, किसी आम आदमी के लिए रात को अदालत क्यों नहीं खुलती? अगर खुल जाए तो हम भी बोलेंगे यार हमें फख्र हो अपनी अदालतों पर कि बड़ा अच्छा उन्होंने इंसाफ किया। लेकिन सैडली आम आदमी के लिए इंसाफ 25-30 साल से कम में नहीं आएगा। लेकिन अरबाब इख्तिदार के लिए रात के 12 बजे अदालत खुल जाएगी। अवाम की कोर्ट में इस वक्त बॉल आ गई है। और वर्दा, बड़ी खूबसूरत बात हमारे चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ की थी, वो ये की थी कि इमरान खान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो लोग 50 सालों से एक दूसरे से मुकाबला करते थे पावर में आने के लिए, आज वो सब एक दायरे में खड़े हैं, एक डी में खड़े हैं, और खान अकेला खड़ा उनका मुकाबला कर रहा है। यकीनन मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, हक पे चलोगे, तो अकेले रह जाओगे। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था, जब उन्होंने वजीर आला का अपना ओहदा संभाला था, तो उन्होंने पहले ही कहा था ये बात कि ये सारे एक हो जाएंगे, तुम लोग देखना। अब देखना है मुंह कहाँ छुपाएंगे, मुनहरिफ अराकीन कहाँ झगड़े करेंगे। अवामी नुमाइंदे होकर बुजुर्ग पे हाथ उठाना, बुजुर्ग पे FIR कटवाना,
शर्म आनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के बुजुर्ग की इज्जत करना ऐसा है जैसे मेरी इज्जत करना। बेशक। आप सोचिए कि कहाँ हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, हम बात करते हैं इस्लाम की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की, और बड़े अफसोस के साथ कि आपने एक बुजुर्ग शहरी के ऊपर जिस तरह से हाथ उठाया कि आप उम्र का लिहाज ही भूल गए, बड़े अफसोस की बात है। खैर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। सियासी सूरत हाल में तो बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट AS चौधरी उर्फ मामू, जिस बात करते हैं हम। जी बताइएगा मामू के क्या शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम कामयाब हो पाएंगे? सितारे क्या कहते हैं उनके? हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी आवाज आ रही है, बड़ा शोर है, डिस्टर्ब है आवाज। अच्छा, अब आपको आवाज आ रही है? मेरा सवाल था आपसे कि क्या शहबाज शरीफ, जी अब बेहतर है आपको आवाज? जी तो बताइएगा कि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम कामयाब हो पाएंगे? अच्छा, लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, शोर की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। जी आपकी आवाज बाउंस हो रही है। आवाज आ रही है? सितारे उनके गर्दिश में है, शायद इसीलिए उनको आवाज नहीं आ रही। शायद हो सकता है, नहीं टेक्निकल कुछ इशू था। लेकिन आप बताइए, आपको क्या कहते हैं? मैंने सितारों का जिक्र कर दिया, सितारों पे मेरा कोई यकीन नहीं है, इसलिए आप बताइए सितारों के बारे आप क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसी लग रही है आपको? कुछ कामयाब होते नजर आ रहे हैं? मेरी नजर में जो भी शख्स सच कुरान में है, देखो मैं क्या कहूँ, मेरे रब सुब्हानहू व तआला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह कर दिया, जैसे लोग वैसे हुक्मरां। अगर आप चाहते हैं आपके हुक्मरां बेहतर हो तो मिन हैसल कौम आप कचरा रोड पे फेंकना छोड़ दें, मिन हैसल कौम आप झूठ बोलना छोड़ दें, मिन हैसल कौम आप अवाम की खिदमत में लग जाए। ये ना सोचे कि मुझे मेरे अकाउंट भरने हैं चाहे हलाल हो या हराम। मिन हैसल कौम ये सोचना शुरू कर देंगे हम अपने बच्चों के पेट में जो लुकमा डाल रहे हैं वो हलाल है कि हराम है। सूद से दुश्मनी करें, अल्लाह के बताए हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन तला जहाँ कुछ लोग बुरे होते हैं वहाँ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। बेशक इस दुनिया में अच्छे लोग कायम हैं, हकीकत ये है थोड़ी बहुत दुनिया भी कायम है। मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की अच्छी नहीं है, तभी शहबाज शरीफ खैर ऐसे इंतजार। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट मामू हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, दोबारा से वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी मामू, आप बताइएगा कि क्या शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कामयाब हो पाएंगे? उनके सितारे क्या कहते हैं? जी मैं दोबारा सवाल रिपीट कर रही हूँ आपसे कि अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए हैं उनके सितारे क्या कहते हैं कि बतौर वज़ीर आज़म वो कैसे परफॉर्म करेंगे? यानी कि मतलब 13 पार्टियां और सब एक साथ अपने पे तहफ़्फ़ुज़ात रख रही हैं, तो ये कब तक हुकूमत हमारी अच्छी चलेगी? उनके सितारे क्या कहते हैं? चलें जी, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से शायद उनको आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो खैर आगे बढ़ते हैं हमारे शो में। हम बात करते हैं दो ऐसी बच्चियों का, दो छोटी नन्ही बच्चियां जो एक फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हैं, और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि उनको इस तरह की बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। जब डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर्स ने कहा तलहा कि उनको जर्मनी भेजना पड़ेगा उनकी सर्जरीज के लिए। अल्लाह अकबर। हमारे मुल्क में वर्दा बड़ा अलमिया है, डिलेमा है। बहुत अफसोस की बात है कि इलाज मुआलजे के अखराजात सबसे बड़ी वजह है गुर्बत में इजाफे के। यानी अगर कोई गरीब शख्स बीमार हो जाता है तो न सिर्फ वो अस्पतालों में दर दर की ठोकरें खाएगा, बल्कि वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देगा अपने इलाज के लिए, और फिर उसके पास खाने को पैसे भी नहीं होंगे। अफसोस के साथ हमारे मुल्क में बेसिक हेल्थ यूनिट्स ना होने के बराबर हैं। अब आप इन दो बच्चियों को देखें, 2.5 साल की सैयदा अनीसा और 1 साल की सैयदा तकदीस फेफड़ों की बीमारी का शिकार है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में मुब्तला हैं, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर्स ने इन बच्चियों को जर्मनी रेफर किया था, लेकिन जर्मनी के डॉक्टर्स ने उनके दिल और फेफड़ों की बैक वक्त 2 सर्जरीज के लिए अमेरिका के अस्पताल भेजने का मशवरा दिया, जहां इन बच्चियों के दोनों सर्जरीज के अखराजात 6 करोड़ रुपए बताए गए, जो कि ऑफ कोर्स इस फैमिली के लिए भरना नामुमकिन था। इतनी रकम तो उनके पास थी नहीं।
उस वक्त ये हुआ कि अमेरिका के डॉक्टर्स ने इन बच्चियों के लिए 24 घंटे का सफर खतरनाक करार दिया और इंडिया में एक हॉस्पिटल को ये केसेस रेफर किए। अब मुंबई में इन बच्चियों की सर्जरी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए भी 70 लाख रुपए दरकार हैं। इस वक्त ये दोनों प्यारी सी बच्चियां अनीसा और तकदीस अपनी वालिदा के साथ हमारे साथ हैं, जबकि उनके वालिद सैयद साकिब साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा क्योर पाकिस्तान वेलफेयर से सैयद सीरत अब्बास जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का हम बेहद शुक्र अदा करेंगे। पहले तो मैं यकीनन इन दो बच्चों की वालिदा से बात करना चाहूँगा कि एक बड़ा इम्तिहान है, कुरान पाक में यकीनन लिखा हुआ है कि औलाद के ज़रिए हम आपका इम्तिहान देंगे, और आप लोग तो सैयदज़ादे हैं, माशाल्लाह से अहले बैत हैं, इम्तिहान से आप लोग नावाकिफ़ नहीं हैं। जब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान करबला तक चला और उनके लाल वहाँ शहीद हुए, तो यकीनन हमें भी अब हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी इम्तिहान के लिए, और आप यकीनन एक इम्तिहान से इस वक्त गुजर रही हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में बहुत सारी तंजीमें हैं, मुखय्यर हजरात हैं, आपने किसी से रब्ता किया, कोई आपकी तरफ आगे आया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, आपने कभी किसी से मदद मांगी, कोई आया आपकी मदद करने? करने की कोशिश की है। हाँ जी, हम लोगों ने बहुत सारी तंजीमों में अप्लाई किया, मतलब उन लोगों को बताया है, सब कुछ कहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की। लेकिन अब बिल्कुल हम लोग ज़ेरबार हो चुके हैं, तो इस वजह से अब हम लोगों के पास यही रास्ता था कि सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना पैगाम आगे तक पहुंचाएं, ताकि वज़ीर आज़म और जो है ना हमारे वज़ीर हेल्थ तक ये बात पहुंचे, हमारे बच्चों का इलाज हो सके वहाँ पे जहाँ पे भी होना है, चाहे पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर है। अल्लाह ताला अपने भी पाकिस्तान के बच्चों को सेहत दे। आमीन। मेरी बहन मुझे ये बताइए, डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि अगर सर्जरी हो जाती है तो कितने % उन्होंने कहा है कि कामयाबी की तरफ चांसेस हैं? डॉक्टर का क्या कहना है इनकी बीमारी के बारे में? डॉक्टर से रब्ता हुआ है, माशाल्लाह से ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, उस पर भी उन्होंने बताया भी है उन्होंने कि जो उनकी सर्जरी वगैरह होती है, बच्चे माशाल्लाह से अब तक बिल्कुल लाइव हैं और अपना मतलब सब कुछ वो खुद से सेटलमेंट कर रहे हैं। राइट, इन बच्चों के वालिद साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के लिए हमेशा से कहा जाता है कि हम बहुत चैरिटी देने वाले नेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहाँ के दरवाजे खटखटाए, आपने किस किस से मदद मांगी, कौन से इदारे थे जो आपकी मदद के लिए पहुंचे, और हमारे मुल्क में निज़ाम क्या है? लोगों को जरा बताएं तो सही कि जब किसी के बच्चे ऐसी बीमारियां मुब्तला होते हैं तो फिर क्या कुछ देखना पड़ता है? जी, उनको आवाज आ रही है? साकिब, मैं आप सैयद साकिब साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कैसा वक्त देखा, जरा बताएंगे अपनी रूदाद? जी मैं सर पिछले 2.5 साल से ये जंग जो है वो लड़ रहा हूँ अपनी दोनों बेटियों की। और मेरी जो बड़ी बेटी हैं सैयदा इंसिया अली जैदी, इनको 9 जून 2019 को जो है ये बीमारी जो है वो डायग्नोज हुई थी, और उसके बाद से मेरी बेटी पार्शली ऑक्सीजन के ऊपर रहती हैं। इवन के इस वक्त भी हमारे सिलेंडर और ऑक्सीजन मशीन जो है वो अवेलेबल है कि जिस वक्त भी मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो हमें फ़ौरी तौर पर उन्हें ऑक्सीजन पे कन्वर्ट कर देते हैं। और उस दौरान मेरे बच्चों के हाथ पांव मुड़ जाते हैं, रंग नीला हो जाता है, बिल्कुल मतलब वो मुंह से मुझे सांस देना पड़ता है। अगर मैं घर नहीं हूँ तो बेगम जो है वो ये काम कर रही होती हैं, और मुझे मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो कितनी अजियतनाक कंडीशन होती है कि आपका बच्चा आपके सामने मौजूद है और वो बिल्कुल नीला हो जाए, वो हाथ पांव मुड़ जाएं, और उस दौरान आप उनको ऑक्सीजन मुंह से देंगे, और जब वो स्टेबल होंगी तो हम उनको कन्वर्ट करेंगे मशीन के ऊपर। तो ये बज़ाहिर तो 1 से 1.5 मिनट की बात होती है, लेकिन इस 1.5 से 1 मिनट में अल्लाह ना करे अगर मेरे बच्चों की सांस ही जो है वो रुक जाती है तो मैं क्या कर पाऊँगा। और हम अस्पताल जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये प्राइमरी इनकी जो है वो स्टेज है, तो पाकिस्तान में प्राइमरी का इलाज नहीं है। हमें जर्मनी रेफ़र किया गया, जर्मनी से हम अमेरिका रेफ़र हुए, और अमेरिका से फिर हमें जो है वो रेफ़र किया गया
मुंबई के हॉस्पिटल में, जहाँ पर पाकिस्तानी खर्चा तकरीबन 71 लाख रुपए बताया गया, जहाँ पर हमारी जो सर्जरी है दोनों बच्चों की वो एक्सेप्ट कर ली गई। मेरी वहाँ पर जो डॉक्टर प्रशांत बोबाटे हैं जिनसे ये डिस्कशन हुई, इनकी मेडिकल सेक्रेटरी थी डॉक्टर साविन यादव, जिन्होंने इस केस को टेकअप किया और सारा उन्होंने मेरे से ये डाटा मेरे बच्चों का जो है वो मंगवाया और पूरी उन्होंने डिटेल ली और उसमें हमें ये कहा गया कि जी आप मेडिकल सैयद साकिब साहब, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, कतला कलामी की माजरत, और आपका इंशाल्लाह मसला भी हल करेंगे। हमारे साथ एक बड़े प्यारे इंसान भी मौजूद हैं, क्योर पाकिस्तान वेलफेयर। तो इनके वालिद साहब से पूछना चाहिए सैयद साकिब साहब से कि ये बच्चियों की बीमारी कब से है, इनको बचपन से ये बीमारी है या बाद में बड़े होकर पता चली कि ये वो इस बीमारी में मुब्तला हैं? जी साकिब साहब। जी जो मेरी बड़ी बेटी हैं इंसिया अली जैदी, उनको जब ये 8 महीने की थी तो उस वक्त इनको डायग्नोज हुई थी ये बीमारी और इसी तरीके से जो मेरी छोटी बेटी हैं जब वो 5 माह की थी तो उनको उस वक्त ये बीमारी डायग्नोज हुई थी। इवन के जो हमारे डॉक्टर हैं, हमने कराची के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी बच्चों का इलाज करवाया तो वहाँ पर इनका एक जेनेटिक टेस्ट जो है वो अमेरिकन लैब भेजा गया बाकायदा तौर पर और वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया, यानी कि ये जेनेटिक डिजीज़ नहीं थी। तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, तो आप बस अल्लाह आपको इस आजमाइश में सुरखरू करे। साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद सीरत अब्बास जैदी साहब, आपका ताल्लुक क्योर पाकिस्तान से है। सीरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए कि आप क्या इस बच्ची के लिए कोई ऐलान करना चाहेंगे, कुछ इमदाद करना चाहेंगे, और हमें क्योर पाकिस्तान के बारे में भी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस नेकी में शामिल किया और इस पाक महीने में आपने मुझे इस नेकी की जो है वो उसमें शामिल किया, कंट्रीब्यूट किया। क्योर पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक इदारा है जो 2015 में इस्टेब्लिश किया गया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और वैसे तो मैं इसका फाउंडर हूँ, लेकिन इसको यहाँ के ओवरसीज पाकिस्तानी ने मिल के जो है हम अपनी पॉकेट से, अपनी इनकम से, अपने जरिया माश से जो है पाकिस्तान में जो यतीम तबका है, जिसमें उनकी किफ़ालत के प्रोग्राम से, जिसमें उनकी एजुकेशन है, मेडिकल है, उनकी जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस है उनको हम मीट करते हैं। तो क्योर पाकिस्तान उन यतीमों के लिए तश्कील दी गई थी जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है जो तबका। तो उसके अलावा हम लोग और बहुत से काम कर रहे होते हैं, जिसमें रमज़ान मुबारक के हवाले से रोड साइड अफ्तार है या राशन प्रोग्राम्स हैं, पूरे साल ये काम चलते रहते हैं। लेकिन अभी मैं जो केस आप मुझे बता रहे हैं, मैं इस पर आऊँगा, सीधा सीधा फोकस करूँगा। अगर बात अपनी करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरसीज़ में या महज़्ज़ब माशरों के अंदर जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, ये जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं ये रियासत की होती है कि रियासत जो है इन कॉस्ट को कवर करे, एक्सपेंसेस को कवर करे। ऐसे मेडिकल सिस्टम यहाँ पे हैं और ऐसे रिलीफ पैकेजेस दिए जाते हैं यहाँ के लोगों को कि जो लोग टैक्स भर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको इज्जत नफ्स के साथ उनका इलाज हो सके। मैं बहुत ही बहैसियत एक ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तरक्की में, क्योंकि जो हम पाकिस्तान के लिए करते हैं उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं वक्त कम है, मुकाबला सख्त है सर। जी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुझे कॉस्ट बता रही हैं, इस कॉस्ट के लिए मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ ऐसे लोगों को पैचअप करूँ जो इतनी बड़ी कॉस्ट को बेयर कर सके, जो हमारे ही बोर्ड के लोग हों या हमसे कनेक्टेड हों, क्योंकि 70 लाख रुपए जमा करने के लिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि, और इनसे मुझे ये कहिए कि अपना कांटेक्ट मुझसे शेयर कर लें, जो भी चीज़ें हम इनसे मांगेंगे मैं अपने जो डोनर्स हैं, जो लोग हैं, मैं उनसे उनको कनेक्ट करवाऊंगा ताकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, क्योंकि इतनी बड़ी कॉस्ट को कवर करने के लिए उन पोटेंशियल लोगों का सामना आना बहुत ज़रूरी है जो इस कॉस्ट को कवर कर सके, ताकि ये प्रोसेस ना रुके। क्योंकि आप चंद लाख रुपए दे दें उसके बाद ये प्रोसेस रुके तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। तो राइट, सैयद सीरत अब्बास जैदी साहब, क्योर पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपने वादा किया कि आप मदद करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रखेंगे, क्योंकि सैयद ज़ादे हैं तो ऑफकोर्स खैरात, सदकात और ज़कात से इनकी मदद नहीं की जा सकती है। आप तो फैमिली का भी हम शुक्र अदा करते हैं कि वो आए हमारे शो पे। बढ़ते हैं बिजनेस न्यूज़ की जानिब, शामिल करेंगे अपना सेगमेंट उतार चढ़ाव, जिसके लिए हम चल रहे हैं अब मुदस्सिर इकबाल की जानिब। ओवर टू यू मुदस्सिर। बहुत शुक्रिया तला। उतार चढ़ाव में बहुत सी बातें इस वक्त हो रही हैं, तो लेकिन उसके साथ साथ जो माजी की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद सोशल मीडिया पर ख़बरों और तबसरों और तज्जियों का अंबार लगा हुआ है। इस वक्त सोशल मीडिया पर
मुल्क के रिजर्व अकाउंट पर भी एक बहस छिड़ी है, लेकिन हकीकत क्या है तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, फॉर्मर चेयरमैन भी रहे FBI के। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके वक्त का। सर, ये बहुत क्लेम किया जा रहा है कि 28 अरब डॉलर 21 अरब डॉलर हुकूमत ये छोड़ कर गई है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन है वो कह रहे हैं कि ख़जाना तो खाली करके गई है। सर, हकीकत क्या है कि कितना पैसा था जब ये हुकूमत ख़त्म हुई है? देखिए, इसको जरा सीधा पूरी पर्सपेक्टिव में देखें। जब 2018 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, तो 2018 30 जून 2018 जो था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, और हमारा तकरीबन उस साल का डेफिसिट 20 बिलियन डॉलर था। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि 2018 जो पाकिस्तान इमरान खान की गवर्नमेंट ने हुकूमत संभाली थी, तो ये बहुत खराब साल था पाकिस्तान का। मगर ये भी एक हकीकत है कि जो अब साल गुजर रहा है, ये 2022 जो है, वो भी तकरीबन उतना ही करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है। तो ये कहना कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई पाकिस्तानी खजाने को खाली कर दिया, ये एक गलत सोच है। ये ऐसी बात नहीं है, मगर क्योंकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस कभी नहीं हो पा रहा है, तो ये इस वजह से मुस्तकिल उसमें ड्रेन आती जा रही है। तो इसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से नहीं है, मगर इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब PMLN की गवर्नमेंट अपना हुकूमत छोड़ के गई थी 30 जून 2018, वो पाकिस्तान की तारीख का करंट अकाउंट में बदतरीन साल था, और इस साल खराबी के बावजूद भी इससे बेहतर होगा। जी अच्छा, तो रिजर्व्स के हवाले से इस वक्त जो बार बार बात हो रही है कि इतने रिजर्व्स हैं, इतने नहीं हैं, तो शब्बर जैदी साहब वो एग्जैक्ट क्या इस वक्त फिगर्स हैं? देखिए, बात ये है कि जो मेरी कैलकुलेशन है कि वो रिजर्व जो है वो तकरीबन 16 बिलियन के आसपास हमारे रिजर्व्स हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और वो रिजर्व के हालात अच्छे नहीं हैं, मगर ये हालात मुस्तकिल चल रहे हैं। और 2021 और 22 दोनों साल जो हैं उसमें करंट अकाउंट का खसारा है, और बुनियादी तौर पे जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान को तकरीबन मेरे हिसाब से 15 बिलियन से अबव का जो लोन रिपेमेंट है, पुराना वाला लोन, वो रीपे करना है, जिसकी वजह से ये रिजर्व डिप्लीट होने जा रहे हैं। अच्छा, आप खुद FPR के चेयरमैन रहे हैं सर, ये सिफर टैक्स की बात हो रही है कि 1 लाख रुपए आमदन तक सिफर कर देंगे। आप तो टैक्स रजीम बढ़ा रहे थे कि टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए। ये फैसला जो हो रहा है, ये बेहतर फैसला होगा या मजीद ये मुश्किलात होंगी सिफर टैक्स कर देना 1 लाख की आमदन पर? देखिए, बात ये है कि 1 लाख की आमदन तक को सिफर टैक्स करना वो एक लिहाज से अच्छा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में महंगाई का लेवल है वो अब इस तरह चला गया है कि 1 लाख तक इसकी आमदनी है, उसको टैक्स नहीं देना चाहिए। वो बात दुरुस्त है, मगर जो बुनियादी बात देखने वाली है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की रजीम आई है, ये बड़ी निहायत कमज़ोर गवर्नमेंट है, और इनके पास बड़ा छोटा मैंडेट है, ये बड़ी फ्रेजाइल गवर्नमेंट है। तो ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी नहीं ला सकेंगे जो कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल का हल पेश कर सके। तो इसलिए ये एक परेशान कुन सूरत हाल में आएंगे, और इनके लिए दोनों साइड पे प्रॉब्लम है। अगर ये ऐसा बजट देते हैं जो कि पॉपुलर बजट होता है, तो अगली गवर्नमेंट जब आएगी तो वो निहायत परेशानी में चली जाएगी, और अगर ये ऐसा बजट देते हैं जो पॉपुलर नहीं होता, तो फिर ये इलेक्शन इनके लिए प्रॉब्लम पड़ जाएगा। तो ये जो जिस जगह पर आकर फंस गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उससे ये निकल सकेंगे, और इनके पास ना टाइम है और ना इनके पास इतना बड़ा मैंडेट है, ना इनके पास इतनी स्ट्रेंथ है असेंबली में। तो इसलिए ये एक बड़ी मुश्किल हालात में पाकिस्तान को लेकर आया। सही, तो ये खासा मुश्किल होगा जो मौजूदा हुकूमत आई है उसके लिए भी कि करना क्या है। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ये एक मामला अहम है कि इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आवाम को रिलीफ भी देना है और बजट भी बनाना है, तो खासा एक मुश्किल काम होगा। जी तला, मुश्किल काम होगा। हमें याद रखना चाहिए कि जब PTI की हुकूमत आई थी तो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे था, फिर वो करंट अकाउंट सरप्लस भी बना था, और फिर कोविड आ गया था जिसकी वजह से दुनिया भर की मईशतें दबाव में आई, और फिर वो करंट अकाउंट सरप्लस से दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट में गया। तो हमें इकोनॉमिक प्रेशर्स और इंटरनेशनल प्रेशर्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी मईशत पर नज़र डालनी चाहिए, ताकि हम बेहतर तरीके से उसका खुलासा कर सकें। यकीनन मुआशी हालात का जिक्र करें तो हम देख चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद स्टॉक मार्केट में 1700 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिसमें सब ने माल बेचा, सिर्फ 5 लोगों ने माल खरीदा। कौन थे वो 5 लोग? अगर आप ये जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे हमारी मईशत में नंबर फजिंग कैसे होती है और किस तरह एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया जाता है। अल्लाह ताला हमारी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करे और हमें श्रीलंका के हालात से दूर रखे और हमें बचाए रखे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
दुनिया बोल है जारी रहेगा। दुनिया बोल है रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे वेलकम बैक, और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो हमें डिस्कस करने थे और डिस्कस कर भी चुके हैं आज के प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त हमें जाना है डालडा के दस्तरखान की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, मुझे मेहमान ने ज्वाइन किया मेरे सेट पे, मेरे स्टूडियो में नाता हैं कामरान शेख सुहरवर्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आपसे हम बड़ी खूबसूरत सी नाच सुनेंगे और यकीनन आप अपना नजराना अकीदत पेश करेंगे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में। लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं वर्दा और सुमैया की जानिब जो मौजूद हैं डालडा के दस्तरखान पे। ओवर टू यू गाइस। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। जी वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। थैंक यू तलहा। और आज भी हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और आई एम श्योर आज भी आप सोचेंगे कि हम आपके लिए कुछ ले आए। कैसी है सुमैया? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कहाँ चली जाती हैं सुमैया? आपको हम इतना मिस करते हैं। मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं होता किचन में, किससे हेल्प लूँ? आई एम सॉरी। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है कुछ बीमारी और परेशानी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे इस बाबरकत महीने में, और मैं आपको भी ज्वाइन करती रहूँ और हमारे व्यूअर्स को भी ज्वाइन करती रहूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो भैया आप देख रही हैं कुछ नया एडिशन है हमारे किचन में? जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ बहुत कुछ मैं नोटिस भी कर रही हूँ और बहुत सारे मुझे मसाले नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, मसाले आए हैं, मेहरान के मसाले हैं, मसाले स्ट्रेट स्पाइसेस भी आए हैं, उनकी रेसिपी मिक्स भी हैं, सॉसेस भी हैं, और मेहरान के जो मसाले हैं उनका एक स्पेशल अरोमा होता है। सबसे अच्छी बात मेहरान के मसालों। अच्छा चलिए, आपका फेवरेट तो आज मैं आपकी फेवरेट रेसिपी बना रही हूँ। अच्छा जी, क्या बना रही हैं? मैं आज बना रही हूँ तंदूरी कीमा। वाह, तंदूरी चिकन तो हमने बनाया है, लेकिन तंदूरी कीमा बनाइएगा, क्योंकि भाई सहरी में कोशिश होती है ज़्यादातर हम कीमा खाएं और बहुत शौक से खाया जाता है, या फिर ईद वगैरह पे आप जब शीर खुरमा बनाते हैं तो साथ में कीमा ज़्यादा बनाया जाता है बहुत शौक से। कीमा और ये सारी चीज़ें, कीमे की तो जोड़ी ही पराठे के साथ है, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है। तो आज मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी मेहरान का तंदूरी मसाला और इससे बनाएंगे हम लोग तंदूरी कीमा। तो रेसिपी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ी देर में रेसिपी कार्ड भी चल जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। मेरे पास यहाँ पे ये चिकन का लिया है, क्योंकि जो लोग कुछ कंफ्यूज भी हैं कि बीफ खाएं ना खाएं, तो आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन हाँ, ये मटन या बीफ में बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, तो ये मेरे पास है आधा किलो कीमा। हम एक बोल ले लेते हैं पहले, मिक्सिंग बोल। मेरे पास यहाँ पे मैं दही यूज़ करूँगी सबसे पहले। 3/4 कप दही लेना है हमें। अब आप मुझे स्पून देंगी? ठीक। 3/4 कप जी, 3/4 कप दही लेके आपने उसको विस्क कर लेना है। वैसे ऑलरेडी फेंटा हुआ रखा हुआ है, ये ले लिया हमने यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जाएगा मेहरान का तंदूरी मसाला। सबसे आसान है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेहरान का तंदूरी मसाला आपने लेना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून, ये जाएगा इसमें। लेमन जूस ऐड करूँगी अराउंड 2 टेबल स्पून, एक अच्छे से खटास का फ्लेवर आ जाएगा इसमें, ये ऐड किया। अच्छा, लेमन जूस आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप आखिर में भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप पहले भी। अच्छा जी, ये मेहरान का तंदूरी मसाला, ये हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, या फिर आप इसमें थोड़ा सा आधा बढ़ा भी सकते हैं, आधा चम्मच, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो बहुत ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है जी, ये मुझे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पे रख दूँ। जी, हम मेहरान का तंदूरी मसाला बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात मेहरान की ये है कि मेहरान के चाहे स्ट्रेट स्पाइसेस ले लें आप, स्ट्रेट स्पाइसेस में इनके आते हैं हल्दी, धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये सब आता है। इनमें किसी भी किस्म के कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या एडेड फ्लेवर्स नहीं होते, या आर्टिफिशियल कलर्स शामिल नहीं होते। और दूसरी बात ये, अगर हम इनकी रेसिपी मिक्स की बात करें तो इसमें MSG शामिल नहीं है, जो कि हम सब जानते हैं कि MSG हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। इंटरनेशनली तो ये बैन भी किया गया है, तो इस वजह से आप अवॉइड कीजिए कि MSG का इस्तेमाल करें। और आप मेहरान के मसाले लीजिए,
और मैंने एक बात नोटिस की है, क्योंकि आज क्योंकि मेरा फेवरेट मसाला मेहरान का यूज़ हो रहा है, तो तंदूरी, तो इसमें ना डिफरेंट है बहुत टेस्ट, यानी कि बहुत अच्छे स्पाइसेस इसमें यूज़ हुए हैं। और जिस तरह खुद वर्दा बता रही हैं कि जिसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इसको आप रख भी सकते हैं अपने साथ फ्रिज में, रबर बैंड चढ़ा के आप इसको रख दें। आप चाहें तो स्टोर बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपने वन टाइम इस्तेमाल किया दोबारा से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, कीमे की मैरिनेशन अगर आप ओवरनाइट करें तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 घंटा तो मैरिनेट लाजमी कीजिए। अच्छा, इसमें ये तो नहीं है कि जैसे अब मैं इसमें देख रही हूँ कि बहुत थोड़ा मोटा मोटा कीमा है, हाथ का कीमा हो या मशीन का हो? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, जैसा आपको पसंद हो। लेकिन बारीक कीमा, अगर हम बीफ की बात करें तो बारीक कीमा ज़्यादा अच्छा लगता है तंदूरी कीमे में ना। सही। बाकी अगर आपके कुछ लोग बारीक कीमा पसंद नहीं करते तो ये हो गया। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि मेहरान के क्रशर्स हैं वो मार्केट में, लेकिन वो ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेश काली मिर्च है, वाइट पेपर है, पिंक सॉल्ट है, वाइट सॉल्ट, रॉक सॉल्ट है उनका, तो आप वो भी ले सकते हैं। प्लस मेहरान का आयोडाइज सॉल्ट भी है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी अभी। अच्छा, मैंने इसमें नमक अभी ऐड नहीं किया क्योंकि हम सब रोज़े से होते हैं, तो हम अभी तंदूरी मसाले में ऑलरेडी नमक है। जब आपका कीमा तैयार हो जाए फिर उसके बाद आप टेस्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको नमक कम लगता है थोड़ा सा नमक ऐड ऑन कर दीजिएगा, वरना इसमें नमक इतना इनफ होगा। नहीं होती है, जरूरत नहीं होगी। मैंने 3 टेबल टेबलस्पून जी नहीं होती है, मैंने 3 टेबलस्पून इसमें यूज़ किया, ज़रूरत नहीं होती है। ऑयल चाहिए आपको? जी बिल्कुल, मुझे डालडा का कुकिंग ऑयल चाहिए यहाँ पे। कीमे को जब तक हम थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं, यहाँ पे मेरे पास डालडा का कुकिंग ऑयल है, जिसपे हम सबको या हमारी माओ को पिछले 80 साल से भरोसा है कि डालडा एक बहुत ही बेहतरीन और मयारी कुकिंग ऑयल है, और ये अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। डालडा की सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है। कितना ऑयल लिया आपने? जी, मैंने ये कम ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है। आप जो है वो ½ कप ले सकते हैं या 1/4 कप ले सकते हैं। बाद में अभी इसमें हम कोयले का दम भी लगाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा ऊपर से मैं ऑयल ऐड ऑन करूँगी। मेरे पास यहाँ पे 1 अदद मीडियम साइज़ की बारीक चॉप प्याज है, वो हम लेंगे। आपने देखा होगा मैंने डालडा कुकिंग ऑयल लिया था यहाँ पे, और उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ की चॉप अनियन वो तेल में डाली थी, और उसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन किया था। जब लाइट गोल्डन ब्राउन वो हो गई तो उसके बाद मैंने जो कीमा मैरिनेट करके रखा था तंदूरी मसाले में, वो हमने इसमें ऐड कर लिया। जब ऐड करे थोड़ा सा हमने इसको भूना तो कीमा ने फ़ौरन पानी छोड़ना शुरू किया। जब पानी छोड़ा तो उसको थोड़ा चलाया और मैंने इसको लिड लगा के रख दिया। अच्छा, इसमें कोई मसाले हमने ऐड नहीं किए हैं। आप देखिए पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो है, जितनी देर में खबर चली है उतनी देर में हमारा कीमा भी ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं धीमी आंच पे मज़ीद रख दूंगी पकने के लिए ताकि अच्छे से गल जाए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमने कोयला भी रेड हॉट होने के लिए रख दिया है ताकि टाइम हमें मिल गया था कि हम पानी भी खुश्क हो गया, पानी भी खुश्क हो गया। अच्छा, मैंने कोयला भी रख दिया क्योंकि इसमें दम देंगे तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड करूँगी ½ टीस्पून। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी थी, आप इसमें लहसुन तक तो ऐड नहीं किया था? पेस्ट किया था मैंने मैरिनेशन के टाइम पे किया था। ठीक है। जैसे मैं मैरिनेट कर रही थी उस दौरान मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए, और प्लस हरी मिर्चें हैं मेरे पास यहाँ पे, उसको थोड़ा सा स्लिट करके हम या बीच में से कट करके दो, आप जिस तरह से चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको तीखा चाहिए तो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें ले सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए आपको भी आप इसको डाल सकते हैं। काट के मैं सिर्फ इसको 2 पीसेस करके डालूंगी कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह से ये देखिए, ज़बरदस्त, ये डाल दिया इसमें। चलें, इसको हम चला लेंगे। देखिए कीमा रेडी हो चुका है हमारा, कितना क्विकली बना है, आप ये देख सकते हैं कीमा रेडी है। और इतनी कम चीज़ें इसमें कि कोई बहुत बड़ा मसाला नहीं है। ये देखिए कीमा हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। इसको हम दम पे रख देंगे स्लो फ्लेम पे, क्योंकि अभी हमें इसमें दम भी देना है। और फिर हमारे पास हमारी ड्रिंक है जो हम बनाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर रही हूँ, दम वाला ये बंद हो गया। चलें जी। अच्छा, ड्रिंक में हम क्या बना रहे हैं आप देख के इंग्रेडिएंट्स कुछ अंदाज़ा लगाइए सुमैया। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है वाटरमेलन। तो यकीनन वाटरमेलन कोई ड्रिंक बन रही है, कुछ मोजितो हम बना रहे हैं वाटरमेलन मोहितो बना रहे हैं हम, क्योंकि कीमा है तो साथ में हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ड्रिंक हम बनाएं जिससे हमें डाइजेशन में आसानी हो और रिफ्रेशिंग हो और बहुत ज़बरदस्ती ड्रिंक हो। चीनी का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। हाँ जी, वैसे ही अगर आप चाहें तो ये कीमा आप कोक के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सुमैया हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रमज़ान की ख़ास बात क्या है, मुझे पता है रमज़ान का मैजिक क्या है। रमज़ान का मैजिक क्या है? बाबरकत महीना है,
बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। मैजिक क्या है वैसे सवाल किया? देखिए, रमज़ान का मैजिक होता है साथ रहने में, रमज़ान का मैजिक होता है साथ सहरी और इफ्तार करने में, रमज़ान का मैजिक होता है जब हम सब साथ मिल के बैठते हैं, डिनर एक साथ होता है, एक साथ इबादत करते हैं। बहुत से घरों में तो मैंने देखा है, कोविड में स्पेशली मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि इतना अच्छा लगता है जब कोविड में हम मस्जिद, पिछले 2 सालों में हमें देखा, हमने ये भी एक्सपीरियंस किया था कि मस्जिदें बंद हो गई थी। अल्लाह ने हम पे अपने दरवाजे में कहूँगी कि बंद कर दिए थे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। लेकिन उस दौरान मैंने देखा था इतनी खूबसूरत हमें मंजर देखने को मिलता था कि अपनी अपनी छतों पे लोग अपने घरों की ड्राइंग रूम में वहाँ मिल के जमात नमाज पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे। घर में मेरे बेटे ने तरावी कराई जिस वक्त की आप बात करी हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर था। लेकिन हमारे साथ लाइव कॉलर है अंबर, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी अंबर, क्या सवाल है आपका? मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी है और आपकी सारी रेसिपी मैं ट्राई करती हूँ। और शेफर्दा, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है शेफर्दा। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी अंबर बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आपको सूट का गिफ्ट चाहिए ईद के लिए? आपको सूट का गिफ्ट चाहिए? चलें जी, कोई बात नहीं। आपको कौन सा सूट गिफ्ट चाहिए? मैं बात करती हूँ डिज़ाइनर से, आपके लिए ज़रूर हम आपको ईद का तोहफा देंगे एज ए गिफ्ट। कोई सवाल करना चाहेंगी अंबर? जी, मुझे सूट का गिफ्ट चाहिए आपसे ईद के लिए। यही सवाल है और यही आपका। चलें जी, बिल्कुल मैं अपने डिज़ाइनर से बात करूंगी और इंशाअल्लाह ज़रूर आपको हम एक सूट ईद का गिफ्ट ज़रूर भेजेंगे। अपना डिटेल, एड्रेस और नंबर आप PCR में नोट डाउन करवा दीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर हम आपको ईद पे गिफ्ट भेजेंगे। थैंक यू सो मच अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को कितना प्यार होता है ना, लोग कितना नोट करते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छा लगता है। तो हम बात कर रहे थे कि रमज़ान के मैजिक की, और कोका कोला के ज़रिए रमज़ान का मैजिक हम एक साथ शेयर कर सकते हैं, इफ्तार की टेबल पे हम शेयर कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है। चलते हैं अपनी ड्रिंक की जानिब। तो मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा जी, आपको सबसे पहले, अच्छा हम आजकल सीजन में तरबूज बहुत अच्छे आए हुए हैं, बेहतरीन तरबूज आए हुए हैं। एक तो रिफ्रेश भी है, वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जब हम कहते हैं ना, बात कर रहे होते हैं कि हम पानी ज़्यादा नहीं करते, तरबूज का इस्तेमाल करें, तरबूज का इस्तेमाल करें। हाँ, अपने आप को जब हम डिहाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट रखने की सबसे बेहतरीन चीज़ तरबूज है। तरबूज का इस्तेमाल करें। अगर नहीं कर सकते तो इसका जूस बना के पीजिए, और इसका जूस भी आप फ्रेश बना के पी सकते हैं। अभी जिस तरह की ड्रिंक में बना रही हूँ, हम वाटरमेलन मोहितो बना रहे हैं। 1 कप भर के बड़ा वाला, यानी कि अगर छोटे लेंगे तो 2 कप है। डीसीडेड यानी कि बीज निकाल के ये तरबूज हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, मैं इसको छानूंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो तरबूज का पल्प है, उसका गूदा है, वो भी ड्रिंक में हमारे साथ हम उसको एंजॉय करें। अच्छा जी, पुदीने के पत्ते हैं मेरे पास यहाँ पे फ्रेश, ये डाल देंगे हम थोड़े से, ताकि अच्छा सा एक रिफ्रेशिंग सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। साथ में मुझे वहाँ से लेमन जूस आप पास कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, जूस देती हूँ। काला नमक इसमें ऐड करेंगे। काला नमक मैं हमेशा कहती हूँ आप ऐड कीजिए। जो अगर आप कोई ड्रिंक बना रहे हैं, 1 चुटकी नमक डाल लें। अगर आप चाट बना रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी काला नमक डाल लीजिए। हाजमे के लिए बेहतरीन है, आपको गैस नहीं होगी, ब्लोटिंग का एहसास नहीं होगा। इफ्तार के बाद हम पकौड़े खा के कहते हैं ना, बस अब लंबा लंबा हो जाए, तो उसमें जो है अगर आप काला नमक ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, 1/4 टीस्पून मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छा, काला नमक आपने खानों में भी ऐड कर सकते हैं, पता है, आप नॉर्मल नमक डालें और अच्छा, रेसिपी कार्ड चल रहा है तंदूरी कीमे का, ये जरूर नोट डाउन कर लें। रेसिपी कार्ड नोट डाउन कर लें। और जब तक मैं यहाँ पे बताती भी चलूँ, मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है मैंने। अच्छा, मुझे लगता है वर्दा इतनी अच्छी ड्रिंक्स की रेसिपीज बता रही हैं, हमने घर में जो शरबत बना रहे होते हैं उससे बेहतर है कि आप फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल मैं हमेशा से कहती हूँ कि फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, स्पेशली इफ्तार के टाइम पे जब हम ड्रिंक्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी ड्रिंक भी जो आपके लिए अच्छी भी हो, हेल्दी भी हो जाए आपके लिए। सही बात। अच्छा, यहाँ पे मैं कार्बोनेटेड वाटर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप। आप कोई सा भी कार्बोनेटेड वाटर ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें जब चाहिए होता है ना कि ठंडक का एहसास हमें चाहिए होता है, तो वो भी हमें इससे मिल जाता है, प्यास बुझ जाती है हमारी। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत सारी बर्फ़, जो कि बर्फ़ थी थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल के, मैं जो बची कुची है मैं वही डाल देती हूँ इसमें फ़िलहाल। चलें जी, काफ़ी देर से हमने रखी हुई थी तो वो मेल्ट हो गई। चलें, हम इसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे थोड़ी सी, और अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। ओके, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ड्रिंक तैयार हो रहा है। रिफ्रेशिंग भी लग रहा है। तो कलर इसमें इतना खूबसूरत आ रहा है वाटरमेलन।
चलें जी, इसको मैंने एक राउंड दे दिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ड्रिंक में हमने क्या ऐड किया। हमने 2 कप वाटरमेलन यानी कि तरबूज बीज निकाल के वो हमने ऐड किया। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ऐड की, काला नमक 1/4 टीस्पून उसमें ऐड किया, मिंट लीफ डाले 8 से 10 पत्ते, और साथ ही उसके बाद इसमें हमने ऐड किया कार्बोनेटेड वाटर 1 कप, और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लिया। लेमन जूस ऐड किया मैंने 2 टेबलस्पून, और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे ड्रिंक को। ये डाइजेशन के लिए मैंने जैसे कहा कि बहुत अच्छी है, आपको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। और ये देखिए आइस क्यूब्स आ रही हैं अभी भी। चलें जी, ये देखिए ठंडा ठंडा काला तरबूज है, साथ में हमने इसमें ऐड किया है पुदीना। अच्छा, मैंने इसको छाना नहीं है, बहुत से लोग इसको छान लेते हैं, मैं प्रेफर नहीं करती छानना, क्योंकि हमें चाहिए कि हम जो तरबूज का जो गूदा है वो भी हम उसको ड्रिंक में अपने साथ हम किए उसको, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कल डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें। हम जब इसका ये गूदा निकाल देते हैं ड्रिंक का, तो इसका नुकसान ही हमें ये होता है कि हम खाली पानी पी रहे होते हैं। और ये इतना रिफ्रेशिंग है रमज़ान में, जब आपका पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, ज़ाहिर है आप पानी नहीं पीते हैं पूरा दिन। तरबूज ऐसा फल है, अल्लाह की नेमत है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो ये खुदरती ज़्यादा होती है, 90% इसमें पानी होता है। तो ये अल्लाह की तरफ से हमें इस मौसम में ऐसे फल मिलते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। कीमे का बताती चलूँ आपको, तंदूरी कीमे में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, आखिर में हमने सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। ऊपर से अगर आपको खटास चाहिए थोड़ी सी तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, या फिर नींबू निचोड़ के आप खा सकते हैं। साथ में अनियन रिंग्स के साथ आप इसको सर्व करिए। पानी जब खुश्क हो गया था इसका, मैंने इसको हरी मिर्च लगा के इसको हरी मिर्च डाली थी, इसमें मैंने 2 अदद और दम पे रख दिया था। दम पे रखने के बाद हरा धनिया भी इसको मैंने बिल्कुल सही हरा धनिया ऐड किया थोड़ा सा, क्योंकि इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है ना। और दम पे जब हमने रखा उसको तो कोयला गर्म हो चुका था, फिर हमने जब पानी खुश्क हो गया हमने चूल्हा बंद कर दिया और कोयले का हमने इसको दम दे दिया। देखिए इतना अच्छा नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। और अब मैं इसको उठाऊंगी कि इतना दम काफ़ी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दम पसंद है, फ्लेवर कोयले का पसंद है, 2 से 3 मिनट आप दे सकते हैं, वरना 1 से 2 मिनट इज़ इनफ। ये देखिए आपको चाहिए होगा जी, प्यारा चाहिए। वाओ, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आय हाय तंदूरी कीमा, ओहो ज़बरदस्त। चले, मुझे बड़ा पसंद है, सहरी के लिए बेस्ट आइटम है। बेस्ट है सहरी में एक तो, और दूसरा जिसमें दम लगता है ना, मुझे कोयले का दम बड़ा पसंद है, बारबेक्यू का एक फ्लेवर आ जाता है उसमें। सही। चलें जी, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेटर में। और ये देखिए, और बड़ा ये रेशमी सा लग रहा है जिसे कहते हैं ना, हालांकि इसमें हमने कोई कच्चा पपीता यूज नहीं किया। मैंने इसमें कोई कच्चा पपीता कुछ ऐड नहीं किया है। नहीं, अच्छा यही अगर आप बारीक उसमें बनाएंगे ना बीफ के या मटन के कीमे में, टेस्ट अलग होगा और डिफरेंट टेस्ट होगा इसका। इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखें बहुत ही यमी सा तंदूरी कीमा, इसको आप नान के साथ, पराठों के साथ। और मैं आपको बताऊं इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है लिटरली। एक तो उसकी स्मोक की, अपनी कोयले की, फिर जाहिर है ये जो तंदूरी मसाला है मेहरान का, उसकी अपनी इस्तेमाल किया। हाँ जी, उसकी अपनी खुशबू। मेहरान की सबसे खास बात यह है कि इनके जो स्पाइसेस होते हैं इसमें अरोमा ही अलग होता है, बिल्कुल रियल, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते कि आप आर्टिफिशियली इसमें कुछ डालते हैं। अच्छा, इनफैक्ट इनकी लाल मिर्च जो है ये स्पेशली प्रॉपर जो मिर्चें सही असली मिर्चें होती हैं जो लगती हैं, उसको तोड़ के सुखा के उसको पीस के फिर ये बनाया जाता है, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। थोड़े से अनियन रिंग्स रख देंगे। अच्छा, प्याज बहुत मज़े की लगती है तंदूरी कीमे के साथ। क्या बात। और ये देखिए आपके मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और हमारे नाज़रीन के मुंह में पानी आ रहा होगा। ये देखिए, और ये देखिए आप देख सकते हैं मज़ेदार सा तंदूरी कीमा हमारा तैयार है। साथ में वाटरमेलन मोहितो भी तैयार है। इसको हमने बनाया डालडा कुकिंग ऑयल में, और साथ में हमने यूज़ किए इसमें मेहरान तंदूरी मसाला, ये साथ इसके स्पाइसेस यूज़ किए हमने। और अच्छा, इसमें नमक मैंने ऐड नहीं किया है अब तक, कि मुझे नहीं लगता कि नमक की ज़रूरत है, क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं सामने की तरफ स्क्रीन पे रखूंगी, इसको आप चाहें तो इसको आप कोक के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आखिर कोका कोला का मैजिक साथ ही में है। और अपनी फैमिली के साथ आप इसको इंजॉय करें, मज़े से खाएं। और ये देखिए क्या बात है जी। चलें जी, अच्छा कोई आपका सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और कोई रेसिपी आप चाहते हैं कि हम आपको बनाना सिखाएं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। एक सवाल है मेरे पास, जब तक हमारे नाज़रीन सवाल करें, मैं व्यूअर्स कॉल्स करें और सवाल करें। अच्छा, बहुत ड्राउजी फील करते हैं समहाउ, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है रोज़े में, और पूरे रमज़ान आपको ये पे बहुत ड्राउजीनेस हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें? क्या ऐसा खाएं या ऐसा पिएं जिससे हमारी हेल्थ भी मुतासर ना हो? चलें, वो तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, खजूर नेचुरली हमारी बॉडी को करती है। तला की तरफ जरा तला की तरफ चलते हैं, बिल्कुल हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं जी। थैंक यू सो मच जी, ओवर टू यू तलहा। थैंक यू वर्दा एंड सुमैया। उम्मीद करता हूँ आपने जो पकाया है लोग अपने घरों पर भी उसी रेसिपी को यूज़ करेंगे, उसी तरह पकाएंगे, और उनका खाना भी इतना लजीज होगा। इवन दो कि मैंने आपका खाना टेस्ट नहीं किया है और रोज़े में आपके खाने को ज़्यादा देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहना फ़र्ज़ है कि आपका खाना लजीज होगा। ऑल द बेस्ट। और अब हम शामिल करेंगे
रमज़ान ट्रांसमिशन है, दुनिया बोल है और हमेशा ही मेरा फेवरेट है आलिम के बोल। और मेरे साथ दो बड़ी प्यारी हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब। आप प्रिंसिपल हैं मरकज़ जामिया नूरुल कुरान के, साथ साथ सरबरा नूरुल कुरान इस्लामिक सिस्टम स्कूलिंग सिस्टम भी है इनके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। और मेरे साथ है नात खां कामरान शेख सोहरवर्दी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। आलिम के बोल में सबसे पहले मैं एक जिक्र बयान करना चाहूँगा। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समझना ही दीन को समझना है, अल्लाह तक पहुँचना है। इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लामा साहब ने क्या लिखा। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और इससे बढ़कर और बेहतर क्या जिक्र किया जा सकता है कि कलमा शहादत में अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम मिला दिया, हुजूर की इताअत को अपनी इताअत करार दिया, मलाइका के साथ आप पर दुरूद भेजा और मोमिनों को दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया। और जब खिताब किया तो मौजिज़ अलकाबाद से मुखातिब फरमाया, जैसे या अय्युहल मुदस्सिरु, या अय्युहल मुज़म्मिलु, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूलुल्लाह। पहले आसमानी सहीफ़ों में भी आपका जिक्र फरमाया, तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों से वादा लिया कि वो आप पर ईमान ले आएंगे। अंदाज़ा कीजिए कि शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या है। अब मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें समझाएं कि इस शान को समझना कितना ज़रूरी है और ये शान आखिर है क्या। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शमशुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत, कहते हैं ना कि तमाम दुनिया के दरख्तों की कलमे बना ली जाए और तमाम जितने समुंदर दरिया हैं उनके पानी को स्याही बना लिया जाए और तमाम मखलूक़ात, खाली इंसान नहीं, सुभान अल्लाह, तमाम सातों ज़मीनों और सातों आसमानों के तमाम मखलूक़ात मिलकर सरवरे कायनात अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़हरा पाक के बाबा जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान लिखना शुरू कर दें, कहते हैं वो दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, कल्बे स्याही ख़त्म हो जाएगी, वो लिखने वाले उनकी उम्रें गुजर जाएंगी, मगर अज़मत मुस्तफ़ा बयान में अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो खुद ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक किबला, मुझे आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू क्योंकि ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, जब तक हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ज़बान के साथ साथ दिल का ताल्लुक नहीं है, इश्क जिस्म में रच बस नहीं जाएगा। हुजूर का जब सरकार से है तो फिर सरकार से निस्बत रखने वाली हर चीज का, यानी खानवादा रसूल सबसे पहले है, जिन पर है ना अहले बैत अतहार, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। सर ये जब आप किसी से इश्क करते हैं ना, मोहब्बत, तो देखते हैं कि उनकी चाहत क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये वो अल्लाह के रसूल हैं। कुर्बान जाइए तारीख, मैं कहता हूँ हम कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना। जब औरतों को और लड़की पैदा हो तो उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए, उसको नहस समझा जाए, और कुर्बान जाइए क्या कहना रहमतुल लिल आलमीन की तरबियत का, सय्यदा तय्यबा ताहिरा माँ खातून जन्नत शहजादी कौनैन हैं, जन्नत की मलका हज़रत सय्यदा ज़हरा पाक ज़हरा बतूल फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा बारगाह रिसालत में आए, हुजूर खड़े हो जाए, अल्लाहु अकबर, और कहें फिदा का उम्मी व अबी हैं, ऐ फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, बाप बेटी के लिए कह रहा है, क्या अज़मत है यार, क्या मोहब्बत का ताल्लुक है, मोहब्बत नहीं मोहद्दत थी हुजूर। और फिर खड़े हो जाए और अल्लाहु अकबर, बाद है कि आपके सर को बोसा दे और अपनी जगह बिठाएं, कौन, इमामुल अंबिया। सर इस घराने की अजमत समझने के लिए बहुत, मैं कहता हूँ इश्क चाहिए, मोहब्बत चाहिए। ये तो वो हस्ती है, इनका नाम लेने से हम पाक हो जाते हैं सर। बस अब इश्क कैसे पैदा करना है और इस इश्क की आग को बढ़ाना कैसे, इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन मोहम्मद जानजेब मेरे साथ एक कॉलर है मुल्तान से, पूछिए जानजेब साहब क्या पूछना चाहेंगे।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो सूदी निज़ाम है। हमने ये मुल्क हासिल किया था, यहाँ पे कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बोलबाला होगा। क्या हमारे मुल्क के अंदर इस्लामिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज तक नहीं बन सका? तो अल्लाह और रसूल से दिलाना जंग कर रहे हैं, सूदी निज़ाम में बसे हुए हैं। तो उसके खात्मे के लिए सर एक निज़ाम लेकर आया हूँ। मेरा विजन है कि अल्लाह का दिया अल्लाह की राह में खर्च करें। उससे मैं चाहता हूँ बोल न्यूज़ चैनल मेरा साथ दें। बहुत अच्छा सवाल है आपका जहांजेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इंपॉर्टेंट इशू उठाया और मेरी कोशिश होगी कि मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूं और आपसे हम रब्ता करें और आपका साथ भी दें। यकीनन ये इशू उठाना चाहिए। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल था अल्लामा साहब, सूदी निज़ाम में हमारा मुल्क चल रहा है, नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान का मतलब क्या हम नारा लगाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आप अग्री करेंगे पाकिस्तान का मतलब है कि यहाँ तो शराब के लाइसेंस भी हैं, यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे हर किस्म का गुनाह होता है, मुसलमान कई टुकड़ों में टूट चुके हैं, आप कैसे देखते हैं? अल्लाह अकबर, बहुत अहम टॉपिक है हज़रत। अगर हम गौर करें कि ये पाकिस्तान बनाने के लिए हुआ क्या, कि उस वक्त हालात क्या थे। 20 लाख जाने देकर, अल्लाह जनाब 20 लाख जाने देकर और कम पेश हज़ारों माँ और बहनों बेटियों की इसमत दरी हुई। सैकड़ों माओं ने अपने हमल गिरा दिए और वो कहते थे सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। जज्बा देखे सर, यानी वो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनने के लिए, इसके वजूद के लिए अपनी जानों के निशाने देने पर फख्र महसूस करते थे। जैसे आज अफवाज पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे फौजी जो है शहादत को अपने लिए समझते हैं, बिल्कुल। और हमारी माँ फख्र से कहती है कि मैं शहीद की माँ हूँ। सर तो पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बदकिस्मती है कि हमने यहूद व नसारा की, यूरोप की ग़ुलामी में हम जकड़े गए। तो हज़रत बहुत ज़रूरी है कि जब तक अमली तौर पर हम कुरान और सुन्नत, बेशक हम कुरान और सुन्नत को लेंगे, और जब तक वही आप वाली बात के ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, शायर मशरक़ी कह रहे हैं लामा इकबाल, जब तक ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, जब तक दिल और निगाह मुसलमान ना हो तो कुछ नहीं। तो सर असल तो ये है कि हमें इस्लाम को अपने अंदर रखना, अपनी सीरत के अंदर। लोग फख्र करें देखो ये मुसलमान आ रहा है, लोग हमें देखकर फख्र महसूस करें। आज क्या वजह है कि हमारे जो बामल मुसलमान है, जो इस्लाम पर चल रहे हैं, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल, यूरोप में इस्लाम तेजी से क्यों फैल रहा है, वजह क्या है? वहाँ वो अमल करके दिखा रहे हैं, वो न्यू मुस्लिम, वो उनके अंदर सच्चाई है सर, वो कुरान का मुताला कर रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो सूद से बच रहे हैं। तो सूदी निज़ाम के लिए बड़ी अच्छी ज़रूरी है। हज़रत इस पर कई इस्लामी नज़रिए मुस्लिम इसमें कोशिश भी की गई। हमारा आपको पता है ज़ालिम माशरा जो हम किस डगर पे चल पड़े, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद को हराम से बचाएं, शिकम को लुकमा हराम से बचाएं। जब भी हम जो है हम मुत्तकी और परहेज़गार होंगे, जब भी तो हमें पता चलेगा कि अहले बैत की शान क्या है और दर मुस्तफ़ा क्या है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम लिया तो उनका बड़ा प्यारा कौल है कि इंसान लकड़ी की तरह है और मौला हुसैन आग है। जब ये लकड़ी आग में जाती है तो मशल बन जाती है। अल्लाह ताला हम सबको मशल बनने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं गुजारिश करूंगा कामरान शेख सुहरवर्दी साहब से कि वो अपना नजराना अकीदत पेश करें, क्योंकि वक्त की पाबंदी रहती है और बातें ऐसी हो रही होती है कि दिल नहीं चाहता कि हम अब कोई भी अपने आप को रोके और बातें करता रहे। बिस्मिल्लाह। अभी तला भाई माहौल बन गया है अहले बैत की शान का और सरकार की शान का, इंशाल्लाह उसी के मुनासिबत से कलाम पेश कर रहा हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल्लाह नाम हूँ, मैं फकीर खैरुल्लाह नाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। वो नस्ल घटाने से घटी है न डली है,
जो आल मोहम्मद के घराने में पली है, जो तिफल है इस घर का वली इब्ने वली है। शादाब उस नखल की एक कली है, क्योंकि उस बाग का माली तो हुसैन इब्ने अली है। तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं, तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है आले रसूल का, ये करम है ज़हरा बतूल का। मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे इश्क सरे वो समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। पंजतन का गुलाम हूँ। कामरान शेख सुहरवर्दी साहब माशाल्लाह से रियाज़ रसूल नात कॉलेज, पहला नात कॉलेज पाकिस्तान का। यकीनन आज इनकी नात मैंने सुनने के बाद मुझे भी इश्क हो गया है इनके अंदाज से, इनकी आवाज़ से, और स्कूल से भी हम भी जाएंगे, स्कूल को चेक करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सुहरवर्दी साहब आपका भी, अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब आपका भी। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही ताहयात आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा ऐसे ही अहले बैत का गुलाम बनाए रखे। आमीन सुमा आमीन। आगे बढ़ते हैं और यकीनन अब बात करेंगे, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करते हैं इफ्तारी की। इफ्तारी करीब आ रही है और बहुत सारे मुखय्यर हज़रात इफ्तारियों का सामान बांटते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें बढ़ रही हैं। हम देख रहे थे हमेशा यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज की अशिया मिलती हैं, चीनी, आटा। सुधीर चौधरी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है? बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद चीनी का रेट फ़ौरन से 9 रुपये बढ़ गया है। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में 9 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया है और इस तरह चीनी की कीमत 85 रुपये से बढ़कर 94 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम के मुताबिक शनाख्ती कार्ड दिखाने पर चीनी 85 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। ताहम एक शख्स एक वक्त में 5 किलो चीनी खरीद सकता है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि एक माह के दौरान चीनी रमज़ान पैकेज के तहत सिर्फ 5 किलो ही खरीदी जा सकती है, जबकि अज़ाफ़ी चीनी खरीदने पर 94 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिल देना होगा। उधर केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब में चीनी की पैदावार 51 लाख मेट्रिक टन रही है, जो कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। उनका ये भी कहना था गुज़श्ता साल 39 लाख टन चीनी पैदा हुई थी, ताहम इस साल तकरीबन 13 लाख टन चीनी पैदा हुई है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 85 रुपये से बढ़कर 90 रुपये से बढ़कर 95 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दी गई है, जिस पर लोगों ने तशवीश का इजहार किया। सुधीर चौधरी रिपोर्ट करती स्टोर्स के हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट चेंज हुई है, इनके आला हुकाम भी चेंज हुए होंगे, शायद इस वजह से भी हम प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म में कुछ लूप होल्स देख रहे हैं। वर्दा ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, वो डालडा के दस्तरखान से वापस हमारे सेट पर आ गई है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम देखने वालों को पसंद आया होगा। वर्दा आप कुछ
हाँ, मैं उम्मीद करना चाह रही थी कि दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला अब यूटिलिटी स्टोर्स में जिस तरह की नई हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, परफॉर्म कर रही है, बहुत तेज़ भाग रही है, आगे बढ़ रही है, आटे की कीमतों में फ़ौरन कमी का ऐलान किया था, तो हमें चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पे वैसे के वैसे ही मिल जाएँ। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए शो के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।